देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज़ मैं बता दूं, हम यहाँ पे ना थोड़ा एग्जामिनर के हिसाब से सोचेंगे कि चलो अपने पास में नॉलेज कम है। सपोज करो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने पास में कम है, इकॉनमी हमने पढ़ा हुआ लेकिन कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा भी क्लैरिटी नहीं हो, फिर भी एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पर ट्रैप लगा सकता है उसको देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। साम दाम दंड भेद जो भी आप कहते हो ना, सब कुछ लगाएंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे, वर्ड्स के साथ खेलेंगे, लिटरेचर देखेंगे, कॉमन लॉजिक तक लगाएंगे। ये देखेंगे कि हमें कैसे भी करके अपने आंसर तक पहुंचना ऑब्जेक्टिव ये है। बिकॉज जब एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक हो, एक हफ्ता बचा हुआ हो, तो ये वो वीक है जिस वीक में आप सब कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, एक स्मार्ट अप्रोच के साथ में आप एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का एप्टीट्यूड तो डेवलप कर ही सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। मैंने PYQ पूरा कोर्स करा दिया पावर मंथन एप्लीकेशन पे। आज की पर्टिकुलर वीडियो में आप सभी के सामने इकॉनमी के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और इन क्वेश्चन से हम लॉजिक के साथ में, लिटरेचर के साथ में हर एक तरीका निकाल के कोशिश करेंगे आंसर तक पहुंचे। मानता हूँ कॉन्सेप्ट में कोई इंसान ज़्यादा अच्छा होगा, किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम होगा, बट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अभी टेंशन मत करना, टेंशन करने का टाइम भी नहीं है। पूरा एक साल होता है तैयारी का और अभी अपने पास में एक हफ्ता बचा हुआ है। तो इस हफ्ते में अगर आप टेंशन करोगे तो लास्ट में जो अच्छा कर सकते थे वो भी खराब हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस हम बिना मतलब थोड़े कम कॉन्सेप्ट्स के साथ भी कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा उस पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं और एग्जामिनर माइंडसेट को रीड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2025 का क्वेश्चन है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। कह रहा है कि जो RBI है, राइट, उसने जितनी भी जो भी सारी लिस्टेड कंपनी है सबको क्या कर दिया, मैंडेट कर दिया। पहली बात, मैंडेट एक एक्सट्रीम वर्ड है और सारी कंपनीज को मैंडेट कर दिया है, तो ये थोड़ा सा ना बहुत एक्सट्रीम एंगल पे जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि RBI सारी कंपनियों को पूरा मैंडेट ही कर दे। तो ऐसे जो बहुत ही एक्सट्रीम सेंटेंसेस होते हैं ना, इनके वैसे भी चांसेस थोड़े कम होते सही होने के। अब अगले बार देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है। इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग अ BRSR, मतलब यही है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो है, मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। लार्जली या फिर जनरली या फिर समटाइम्स, ऐसे स्टेटमेंट्स दे आर वेरी जेनरिक और इनके सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो रूल नंबर 1, एलिमिनेट ऑलवेज द एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स एंड ऑलवेज गो विथ नॉर्मल लॉजिकल स्टेटमेंट्स जिनके सही होने के चांसेस ज़्यादा हो, बैंडविथ ज़्यादा हो। इस हिसाब से आप देखोगे तो ऑप्शन बी के साथ जानने के चांसेस ज़्यादा होंगे एंड दैट एग्जैक्टली इज द राइट आंसर। आंसर में आपको पता चल जाएगा सर ये सेबी काम करती है, RBI नहीं करती है। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपको एक और यहाँ पे निमोनिक ट्रिक क्या कह दो, लॉजिक बता दूं। जब भी ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आता है तो UPSC का बहुत पुराना टेक्निक है, वो ऑर्गेनाइजेशन गलत देता है। यूजुअली उन ऑर्गेनाइजेशंस में आपको गलत ट्रैप आंसर्स दिखाई देंगे, तो ऑर्गेनाइजेशंस को हमेशा मतलब 90% टाइम्स आप एलिमिनेट करके चल सकते हो, क्योंकि UPSC का बहुत पुराना मेथड ये पिछले 10-15 साल से सेम पैटर्न पे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, गलत ऑर्गेनाइजेशन देना, है ना। प्रेसिडेंट की जगह पे प्राइम मिनिस्टर दे देगा, इनकी जगह पे गवर्नर दे देगा, ऐसे अलग अलग इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज को भी स्वैप कर देता है और वहाँ पे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। बाकी मैं आपको और भी बताऊंगा कंपैरिजन वाले एरियाज में किस तरीके से ये गलती करते हैं, फैक्ट्स में कैसे गलती करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलेगा। एक एक करके सारे क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करते चलो, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो हर क्वेश्चन के नीचे मैंने उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ये सब आपको कहाँ मिल जाएगा, तो मैं आपको पहले बता दूँ, अपना एप्लीकेशन, इसका नाम है पावर मंथन। पावर मंथन में आपको YT में, यूट्यूब में जाकर के फ्री नोट्स करके होगा, फ्री यूट्यूब नोट्स, वहाँ पे आपको ये सारा का सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। अगर आप इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स का PYQ करना चाहो तो पावर मंथन में अपना एक कोर्स भी चल रहा है, जो 499 रुपीज़ के अंदर में हम सारे के सारे जितने सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकॉनमी, सबके अपन ने वहाँ पे PYQs किए हैं। बाकी इकॉनमी में आप यूट्यूब पे करा रहा हूँ ताकि बच्चों जो जनरल ऑडियंस है उनको भी चीज़ें समझ में आए, उनकी इंटरेस्ट में भी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दें, ठीक है। थोड़ी ऑडियो क्वालिटी डाउन हो सकती है बिकॉज मैं उस फॉर्मेट पर रिकॉर्ड नहीं कर रहा, बट हाँ कोशिश ये करूँगा कि जो कंटेंट की क्वालिटी है वो हमेशा से अपग्रेडेड रहे, जैसे अपने हमेशा क्लासेस में होती है ना। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, IRBD 2025 का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है कि आपको इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट से संबंधित आपको कुछ स्टेटमेंट्स देखने और आपको सही जवाब बताना 2025 में। पहला है कि जो आपका IRBD है, यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ये लोन और गारंटीज देता है मिडिल इनकम कंट्रीज को। अब आप इस चीज़ को समझो, इसके नाम में दिया हुआ डेवलपमेंट, इसके नाम में दिया हुआ रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि ऑब्वियस सी बात है ना सर, ये रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट जैसे काम को फोकस करेगा, है ना।
तो ऑब्वियस सी बात है लोन दे सकता है, गारंटी दे सकता है मिडिल इनकम कंट्रीज की, ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है सर, मतलब कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है एलिमिनेट करने के, अल्टीमेटली सही होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा ही दिख रहे हैं। Now, it works single-handedly to help developing countries to reduce poverty. सबसे पहली बात, पॉवर्टी रिडक्शन दुनिया का सबसे कठिन काम है ना, मतलब पॉवर्टी हटा दो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। पिछले 70-75 साल में हम तो नहीं हटा पाए, और हमारी तरह बहुत सारे देश हैं जो पॉवर्टी से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो बैंक है ना, ये सिंगल हैंडेडली अकेले ही, मतलब इसको किसी की जरूरत नहीं है, एक अकेला मिलकर के जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है सब में से पॉवर्टी हटा सकता है। आप ही मुझे बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट सही हो सकता है? एकदम लॉजिकली सोचो, कॉमन इंसान के पर्सपेक्टिव से सोचो, सर ऐसे स्टेटमेंट्स गलत होते हैं। दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर यूजुअली रॉन्ग, बिकॉज सिंगल हैंडेडली कैसे हो सकता है ना? पॉवर्टी रिडक्शन इज अ ग्रुप वर्क। बड़ी बड़ी देश की सरकारें नहीं हटा पा रही, एक ऑर्गेनाइजेशन आया, एक बैंक आया, वो बोल रहा है मैं सीधा पूरा पॉवर्टी खत्म कर दूंगा। लॉजिकली देखो यार, ये गलत स्टेटमेंट है। अच्छा इसने बोला हुआ इट वॉज एस्टैब्लिश टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितना डिस्ट्रक्शन हुआ हो सकता है यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया हो, ताकि वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके। आप देखो जितने भी मेजर ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वॉर के बाद ही बने। यूएन कब बना? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वॉर के बाद बना। क्यों बनाया? ताकि दूसरा वर्ल्ड वॉर ना हो सके, है ना? तो इस तरीके से बॉडीज बनती हैं ताकि वर्ल्ड वॉर को रोका जा सके और वर्ल्ड वॉर में हुए डिवास्टेशन को एटलीस्ट मैनेज किया जा सकते। इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस, इसमें आपत्ति वाली कोई बात नहीं है। आपको 2 को एलिमिनेट करना है। वैसे भी आप सिर्फ 2 को एलिमिनेट करो तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, आप सीधा आंसर पे आ जाओगे। तो एलिमिनेशन और एलिमिनेशन के साथ लॉजिक, इस बेसिस पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। जो भी ऐसे एस्पिरेंट है जो रीड करना चाहते हैं वो सॉल्यूशन को ऐसे रीड कर सकते हैं। आप सभी को यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिख जाएगा। ठीक है सॉरी, अगले क्वेश्चन पे देखो, सिंडिकेटेड लैंडिंग है ना। अब सिंडिकेटेड लैंडिंग जिसको नहीं पता मैं बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन रीड करके देखते हैं कि क्या आंसर समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, फिर इसके कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक है 2024 में पूछा है, सिंडिकेटेड लैंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। Syndicated loan can be fixed amount lump sum of fund but cannot be in credit line. अब एक चीज़ को समझो, सबसे पहली बात है ना, एक मतलब मैं आपको एक नॉर्मल फॉर्मूला बता रहा हूँ। जब भी किसी अथॉरिटी के ऑब्जेक्टिव की बात की जाए कि ये अथॉरिटी है, ये स्कीम है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव के सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई अथॉरिटी बनाए या गवर्नमेंट कोई स्कीम बनाए, वो एक ऑब्जेक्टिव से नहीं बनता, उसके पीछे दुनिया भर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तभी जाके उसको बनाया गया। मल्टीपल पर्पस से गवर्नमेंट चीज़ें बनाती है। लेकिन एक किसी अथॉरिटी के पास में कोई स्पेशल पावर ना हो, इसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि एक अथॉरिटी के पास में बहुत सारे पावर्स है। अब आके कोई कह दे कि यूपीएससी के पास बस पावर है एग्जाम कराना, यूपीएससी के पास में पावर नहीं है ब्यूरोक्रेट्स को कैडर एलोकेट करना, ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग और बाकी चीज़ों को देखना, तो पावर नहीं है करके जो स्टेटमेंट्स आते हैं ना, वो यूजुअली गलत होते हैं। समझ रहे हो? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 2 + 2 = 4 होता है, लेकिन 1 + 3 = 4 नहीं हो सकता। ऐसे स्टेटमेंट्स यूजुअली गलत पूछे जाते हैं। यानी कि अथॉरिटी की जब पावर को निगेट किया जाता है तो यूजुअली यूपीएससी की एक टेंडेंसी है कि वो ऐसे जगह पे गलत ऑप्शंस फ्रेम करता है। और एग्जैक्टली आपको सेम तरीके से यहाँ भी दिखाई देगा, है ना। सिमिलर लाइंस में आपको ये भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 जो है इसका करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। क्योंकि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सिंडिकेट लेंडिंग का मतलब है कि यहाँ पे जो बोरोवर है ना, इसके रिस्क को हम कम कर रहे हैं। अब देखो ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है, अगर आप इसको नॉर्मल भी देखोगे तो क्या है, इट्स अ जेनरिक स्टेटमेंट। मैं आपको इसका मतलब बता दूं, सिंडिकेटेड लेंडिंग का मतलब होता है कि हम किसी एक से उधार नहीं ले रहे, हम अलग अलग सोर्सेज से उधार ले रहे हैं। यानी कि उसमें फॉल्ट होने पे ना जो लेंडर है ना, उसके लॉस के चांसेस कम है। क्योंकि आपने एक ही लेंडर से सारा पैसा नहीं लिया, आपने थोड़े थोड़े पैसे लिए अलग अलग लोगों से, तो इसके ऊपर में रिस्क कम है। क्या है इसमें सर? रिस्क आपको कम दिखाई दे रहा है। तो रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट कम है क्योंकि आपने अलग अलग सोर्सेज से पैसा लिया है। और ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही जेनरिक है, कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, किसी भी जगह पे कोई अथॉरिटी का नाम नहीं है, कुछ निगेट नहीं किया गया, एकदम नॉर्मल सेंटेंस है, सीधा सपाट है, लॉजिकल है, सही हो सकता है। लेकिन देखो जो सिंडिकेटेड लोन है, कैन बी फिक्स्ड अमाउंट सम ऑफ फंड बट कैन नॉट बी, मतलब इट इज समहाउ क्या कर रहा है, इस अथॉरिटी के इस फंक्शन के पावर को डिटोरिएट कर रहा है। कैन नॉट बी इन क्रेडिट लाइन, तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो सीधा सीधा निगेट करते हैं उनके गलत होने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। उस हिसाब से आप इसको रीड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन भी पड़ जाएगा। तो जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट अभी सीखना है, जिन्होंने 1 साल कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, तो भाई आप रीड कर लेना। मैं उम्मीद तो करके चल रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट सीखे होगे, लेकिन नहीं सीखा तो रीड कर लेना, एटलीस्ट कुछ वैल्यू एडिशन होगा। बाकी मैं आपको ये बताऊंगा
कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें, और सिर्फ अटेम्प्ट कैसे करें इससे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सही कैसे करें कम नॉलेज के साथ में। अगर अपने पास में थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कम भी है तो भी हम एलिमिनेशन और बाकी टेक्निक से कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उस पर ज़्यादा फोकस है। बाकी ये जो सॉल्यूशंस दिख रहे हैं ये मेरे सॉल्यूशंस नहीं है, वाजीराम एंड रवि के वेबसाइट से उठाया हुआ है कंटेंट टीम ने, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। इन केस अगर कोई गलत ऑप्शन आपको दिख जाए तो वी कैन ऑल्सो चेक इट आउट देयर। ये 2024 का क्वेश्चन है फाइनेंशियल मार्केट और इंस्टीट्यूशन को लेकर के। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कह रहा है इन इंडिया, भारत में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो भी हैं दे कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात सर ये कह रहा है कि जो NBFC है, ठीक है, कैन एक्सेस है ना, अब यहाँ पे अगर लिखता मस्ट एक्सेस तो इसके गलत होने के चांसेस होते हैं, नहीं होते, हो जाते, क्योंकि देखो मस्ट इज ए एक्सट्रीम वर्ड। पहली बात, एक तो ये एलिमिनेशन का टेक्निक समझो। दूसरा, अगर यहीं पे इसको निगेट कर देता एग्जामिनर, जो मैं आपको उस वक्त से बता रहा हूँ कि कैन नॉट वाले स्टेटमेंट्स गलत होते हैं, अगर यहीं पे लिख देता कैन नॉट एक्सेस तो ये स्टेटमेंट गलत होता है नहीं होता सर, गलत हो जाता। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक ट्रिक बताया और उस ट्रिक का एक इम्प्लीकेशन मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि कैन एक्सेस एक जेनरिक स्टेटमेंट है और एक चीज़ को बनाने के पीछे एक रीज़न नहीं होता, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो ये NBFC जो है ये एक्सेस कर सकता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी RBI के अंदर में, एक ऑब्जेक्टिव है उसका, इट कैन एक्चुअली एक्सेस दिस पर्टिकुलर स्टफ, सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। समझ में आया कैसे सही हो रहा है। इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, भैया क्यों नहीं होल्ड कर सकता, वही वाले तरीके से देखो निगेट अगर कर देता कैन नॉट होल्ड तो चांसेस गलत होने के ज़्यादा होते है ना। और जेनरिक स्टेटमेंट है, कैन कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो है नहीं। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर, तो देखो ये तीनों ना बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है। जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो तो ऐसे भी सही करेंगे, जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे ना उनके पास इस ऑप्शन को एलिमिनेट करने का और कोई ऑप्शन चारा होना भी नहीं चाहिए। अब ऐसे जो ट्रिक्स है ना 75% टाइम ये काम करते हैं, दे वर्क्स, 25% टाइम भाई नहीं काम करेगा। इस चीज़ को ध्यान में जाओ एग्जाम में लेकर के। लेकिन क्या करोगे आप, मतलब मरता क्या नहीं करता वो वाला स्टेज है। एग्जाम में इन क्वेश्चंस को छोड़ के आओगे वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना, और इसको अटेम्प्ट करके आओगे, अगर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 3 में से 2 गलत भी हो जाए तो भी कोई नेगेटिव मार्किंग में आपका नेट जो मतलब जो टोटल जीरो तो नहीं जा रहा, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट ही एट द एंड ऑफ द डे। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आओ, एट एनी कॉस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस यूजिंग दिस लॉजिक एंड ऑल। यहाँ पे उनका सॉल्यूशन भी है, प्लस नीचे आपको यहाँ पे टीम ने पूरा वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इस क्वेश्चन के ऊपर मैं आ दो, ठीक है। ये RBI रूल्स को लेकर के है, फॉरेन बैंक्स को लेकर के। देखो 2024 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू द रूल और रूल्स इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो रूल्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाए हुए फॉरेन बैंक्स के ऊपर में, उसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे स्टेटमेंट्स में, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ऑन बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया। मतलब ये बोल रहा है कि अगर फॉरेन बैंक कोई है वो भारत में आ रहा है तो मतलब इंडिया में स्टैब्लिश कर रहा है, तो उससे संबंधित RBI के पास क्या प्रोविजन है, RBI ने क्या रूल बनाए हुए हैं। विद रेफरेंस टू द रूल इम्पोज बाय RBI वाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला बोल रहा है कि भाई जो फॉरेन बैंक होगा उसके पास में कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ऑन बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया। मतलब भारत में कोई बैंक आ रहा है तो उसके पास में कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है तो कोई भी फॉरेनर आकर के बैंक खोल दे, मैं कहता हूँ मेरे फूफा का लड़का वो फॉरेनर बन जाए, वो आके भारत में बैंक खोल दे, हो सकता है क्या? ऐसे नहीं हो सकता ना, बिकॉज अल्टीमेटली भाई अगर कोई मिनिमम कैपिटल का रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो कल वो अगर बैंक कोलैप्स कर गया तो लोगों के पैसे कहाँ से दोगे? तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो होना चाहिए, तो कोई भी खोल देगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत, लॉजिक से भी जाओ। और दूसरा, बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूजुअली गलत होते हैं, मोस्टली गलत होते हैं, कभी कभी सही हो जाए तो हो जाते हैं लेकिन मोस्टली गलत होते हैं। अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ, फॉर होली ऑन बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स। अब एक चीज़ को समझना, ठीक है, ये जो फैक्ट्स होते हैं ना, जिन फैक्ट्स के ऊपर में पूरा स्टेटमेंट होता है बेस्ड, इन फैक्ट्स को यूपीएससी जनरली गलत करता है। जैसे कि इस 50% की जगह अगर यहाँ पे 60% कर दे, अगर यहाँ 70% कर दे, अगर यहाँ 90% कर दे, कहने का मतलब ये है कि जो एग्जामिनर है उसके माइंड से सोचो तो एग्जामिनर क्वेश्चंस को गलत करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करता, वो छोटे एरियाज को चेंज करता है और ऑप्शंस को यूजुअली गलत करता है। ये 50-60% वाले फैक्ट्स को देख करके ऑप्शन को एलिमिनेट करना और आगे बढ़ जाना, बिकॉज अल्टीमेटली फैक्चुअल मिस्टेक्स यूपीएससी का एक प्रीमियम मिस्टेक है जो पिछले कई सालों से कर रहा है, राइट। इट्स अ प्रीमियम मिस्टेक, इसको अपन प्रीमियम मिस्टेक डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो
यस, एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है भाई, 500 करोड़ के पास तो आपके पास होना ही चाहिए ना, और कम से कम कैपिटल, तभी आप बैंक खोलो। दूसरा, ये रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा नहीं है कि 50% इंडियन नेशनल ही होंगे, राइट, ये कुछ इनएक्यूरेट है, तो वही वाली बात है, यहाँ पे आपको गलत दिखाई देगा। यूपीएससी का जनरल फंड है, अभी आपको इतने क्वेश्चंस कराऊंगा ना कि आप सारे क्वेश्चन सही करने लग जाओगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है सर, स्टरलाइजेशन। अब स्टरलाइजेशन का सीधा सीधा मतलब होता है चीज़ों को बैलेंस करना। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है चीज़ों को बैलेंस करना, मतलब अगर एक साइड से चीज़ें बढ़ रही हैं तो उसको बैलेंस करके दूसरे साइड से उसको कम करना, ताकि ऊपर चीज़ें क्या हो सके, बैलेंस हो सके। इसी को अपन स्टरलाइजेशन कहते हैं। तो कह रहा है स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है, मैं आपको सीधा बताता हूँ। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो या फिर मार्केट में पैसा कम हो, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे। अगर पैसा ज़्यादा है तो कम कैसे करेंगे, पैसा कम है तो ज़्यादा कैसे करेंगे। ये जिस तरीके से होता है उस तरीके का नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो स्टरलाइजेशन रेफर टू आरबीआई एक्शन टू न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल फ्लो ऑन मनी सप्लाई, है ना। मतलब जो मनी सप्लाई है उसमें कैपिटल फ्लो के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी को अपन ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कहते हैं, मतलब बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड दे आर दी की टूल फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। इस पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल भी बेसिकली यहाँ पे किया जाता है। इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सबको यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। ऑल क्रेडिट गोज टू चंदन, है ना। थोड़ा चंदन के बारे में लिख दो यार कमेंट बॉक्स में कि चंदन सर हैज़ डन अ ग्रेट वर्क ऑन द कंटेंट, सो दैट ही विल गेट एन एप्रिशिएशन एंड ही विल फील बेटर, बिकॉज अल्टीमेटली उस बंदे ने बहुत काम किया इस कंटेंट को लेकर के। सो द क्रेडिट गोज टू हिम एक्चुअली, राइट। आप लोग भी कुछ डाल दो उसके बारे में, मे बी विल बी हैप्पी आफ्टर वॉचिंग योर कमेंट्स। एनीवेज, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैपिटल मार्केट कंपोनेंट। अब देखो ये कह रहा है सर कैपिटल मार्केट का इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट है। अब एक चीज़ को समझो, जो कैपिटल वाली चीज़ें होती है ना, ये लॉन्ग टर्म होती है, इस चीज़ को याद रखना। जैसे कि अब मैंने सपोज करो लैंड, ज़मीन खरीदा, इट्स लाइक अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब ये लॉन्ग टर्म है, ऐसा नहीं है कि मैं कल ज़मीन बेच दूंगा उस पैसे को फट से यूज़ कर लूँ, समझो इस चीज़ को। कैपिटल वाली चीज़ें क्या होती है, यूजुअली लॉन्ग टर्म होती है। अब आप इसमें से देखो, इसमें से लॉन्ग टर्म चीज़ें क्या दिखाई दे रही है। स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म है क्या, मैंने आज पैसा लगाया कल पैसा हटा दिया, तो लॉन्ग टर्म थोड़ी होगा, समझ में आ रहा है, राइट। लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड, मैंने बॉन्ड में पैसा लगाया, मैंने बॉन्ड खरीदा, येस इट्स अ कैपिटल मार्केट कंपोनेंट, सही बात है। मैंने ट्रेजरी बिल में पैसा लगाया, येस इट्स अ कैपिटल मार्केट कंपोनेंट। कॉल मनी, इसका नाम ही है कॉल मनी, पैसा चाहिए अपने को, कॉल मनी मार्केट, ये टेम्पररी फिनोमिना है। तो जो भी टेम्पररी फिनोमिना होता है, जो भी टेम्पररी फिनोमिना होता है, वो कैपिटल मार्केट का पार्ट नहीं होता, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो ये भी लॉजिक है, इसके पीछे मैं आपको कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, ऐसे कॉमन सेंस लॉजिक का इस्तेमाल करना है। ज़मीन से रिलेट कर लो, बाकी चीज़ों से रिलेट कर लो। अब आप जा करके, है ना, 50 रुपए के छोले नान खाओ, कुछ खाना खा के आ जाओ, है ना। आप जा करके सर बाहर पराठे खा के आ जाओ, तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, इट्स लाइक अ जनरिक इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एट ऑल। तो देखो कैपिटल मार्केट में होता है लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड, स्टॉक मार्केट इज अ पार्ट, सॉरी यस, स्टॉक मार्केट जो वो कैपिटल का पार्ट होता है, क्योंकि पैसा यहाँ पे लंबे समय के लिए लग रहा है। लोग स्टॉक मार्केट में 5 साल 10 साल लंबे समय तक पैसा लगाते हैं। ट्रेजरी बिल जो होता है ये कम टाइम के लिए होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 14 दिन के आसपास का कुछ टाइम पीरियड होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी हैव ए लुक ओवर दिस। तो गवर्नमेंट बॉन्ड तो लॉन्ग टर्म का होता है, येस दिस इज ट्रू। कॉल मनी तो आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया शॉर्ट टर्म होता है, राइट, जब पैसे चाहिए होते हैं, ये यूजुअली ओवरनाइट ट्रांसफर में पैसा आ जाता है। ट्रेजरी बिल जो होता है शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, राइट, शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लो को मैनेज करने के लिए होता है, येस दिस इज ट्रू। हाँ, स्टॉक मार्केट जो इक्विटी मार्केट है, जहाँ पे शेयर्स जो है वो लिस्टेड कंपनी के लाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, ये कैपिटल मार्केट का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप शेयर्स लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, आपको प्रॉफिट दे रहा है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, येस दिस इज ट्रू। आपका इसमें क्या होगा, स्टॉक और गवर्नमेंट बॉन्ड होगा, दिस विल नॉट बी दी व्हाट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलो आगे आ जाओ सर। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी 2023 क्वेश्चन है कि आपको इसमें से सही स्टेटमेंट बताना है। अब देखो मैं जेनरिक तरीके से सॉल्व करूंगा। इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम, मतलब ये पॉसिबल है कि हम डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा है अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशनड प्रोग्राम इनटू सच अ टाइम फ्रेम फ्रॉम, मतलब इसमें तो कोई समस्या नहीं दिख रही मुझे पहले वाले स्टेटमेंट में भी कोई समस्या नहीं दिख रही। तो इसका आंसर क्या होगा सर, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो देखो रीडिंग करके ही आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या निकलने वाला है। लिख रहा है ना कि इट इज़ पॉसिबल, अब मैं इसको निगेट कर दूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट कैन नॉट बी डन। तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई अथॉरिटी है, राइट, उसके पावर को निगेट किया गया है। अब एक चीज़ याद रखना, ऐसा नहीं कि कहीं भी निगेटेड सेंटेंस आए तो आप उसको गलत कर दो। कोई एक अथॉरिटी हो जिसके पास कुछ पावर, उसको कम किया गया है, कोई अथॉरिटी है या फिर कोई एक स्कीम है, ठीक है, इसका कोई ऑब्जेक्टिव है,
अब इसके ऑब्जेक्टिव को आपने निगेट कर दिया, तो ऐसी जगहों पे वो ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। इन सच प्लेसेस द ऑप्शन गो रॉन्ग, अदरवाइज दीज ऑप्शंस विल डेफिनेटली बी करेक्ट। आपको सही ऑप्शंस ग्रुप में दिखाई देंगे, तो इसके दोनों के दोनों सही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दे आर डायरेक्टली पेमेंट्स बाय पासिंग द स्विफ्ट या डॉलर सिस्टम, और ये भी आपकी कंडीशनल यूज़ के लिए आपको दिखाई देता हुआ नजर आता है। बाकी आप यहाँ पे पढ़ करके इसके कॉन्सेप्ट को भी डेवलप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो पहला वाला जो ट्रिक बताया था वो उस ट्रिक पे इस पे काम करो। इन इंडिया क्रेडिट रैंकिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। अभी क्या बताया मैंने, यूपीएससी का प्रीमियम मिस्टेक है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को गलत करता है। पहले ऑप्शंस पे आ जाओ। जो सबसे पहला क्वेश्चन था जो हमने क्लास स्टार्ट किया था वहीं पे क्वेश्चन था, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। ऑर्गेनाइजेशन देखो गलत होता है, मैंने पहले ही आपको बताया था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं था, उसका आंसर क्या था, सेबी था, एग्जैक्टली। तो ये प्रीमियम मिस्टेक है जो यूपीएससी करती है हर बार, और आपको इस प्रीमियम मिस्टेक को एग्जाम में आइडेंटिफाई करना, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे गलत है। तो पहला वाला तो आपका ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। पहला एलिमिनेट हो गया, तो 2 and 3 इज दी राइट आंसर। इसका भी आंसर सेबी होगा। अच्छा एक चीज़ याद रखना, सेबी के बारे में ना थोड़ा पढ़ लेना, रीड समथिंग अबाउट दिस, बिकॉज सेबी जो है ना वो पूरे साल न्यूज़ में होता है। और यूपीएससी जो है वो आप बार बार देखो, सेबी वर्सेस आरबीआई, इनके बीच में ना कंपैरिजन ड्रॉ करता हुआ क्वेश्चन बनाता है। इट ऑलवेज फ्रेम क्वेश्चन हैविंग द कंपैरिजन बिटवीन सेबी एंड द आरबीआई। तो इस एरिया पे भी क्वेश्चन है, तो उसको गलत नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे क्या, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है ये एसेंशियल पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट का, और उसको रेगुलेट सेबी करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आरबीआई दिया हुआ है ना। देखो जो रेटिंग एजेंसी है इनको आईसीआरए कहते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रिकवुड रेटिंग जो है एक इंडियन रेटेड कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स दे आर जेनरिक, दे आर नॉट हैविंग एनी फैक्ट, नॉट हैविंग फैक्ट, या फिर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर एनी सच इन्फॉर्मेशन। तो इनके सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन एरियाज में ट्रैप एग्जामिनर यूजुअली करता है यूपीएससी में, है ना। तो उसको समझना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 2022 का, बोल रहा है इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए, जैसे कि, अच्छा एक चीज़ और है, इस इकोनॉमी में आपको सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ इकोनॉमी के, जो कॉन्सेप्चुअल है, जिन पे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, थेमेटिक एरिया वाले। वो करंट वाले पे ज़्यादा पर नहीं जाएंगे, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, करंट अफेयर के मैगजीन्स को रेफर कर सकते हो, जो आपने पढ़ा हुआ उसको रिवाइज कर सकते हो। मैं इंपॉर्टेंट एरियाज को यहाँ पे कवर अप कराता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन इज टू हाई, द आरबीआई इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब एक चीज़ को बताओ मुझे, मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मार्केट में क्या है सर, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो इसका आउटकम क्या है, इसका आउटकम ये है कि सर मार्केट में पैसा भी ज़्यादा है कि नहीं, बताओ। पैसा ज़्यादा है तभी तो महंगाई ज़्यादा है ना। अब मैं अगर बताऊँ, आप सब बेरोजगार हो, आप सबकी जॉब लग जाए, तो आप लोग क्या करोगे, आईफोन खरीदोगे, एप्पल का फ़ोन खरीदोगे, कुछ और खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, तो आप सबकी जो डिमांड है ये बढ़ जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं मार्केट में इन्फ्लेशन भी आ जाएगा, है ना। जो चीज़ें पहले 10 रुपये की मिल रही थी वो 15 की मिलेगी, क्योंकि सबके पास में पैसा है। यानी कि अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है, इसका मतलब है कि मार्केट में महंगाई है। तो अगर इन्फ्लेशन हाई है तो आरबीआई इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या करेगा, इज़ लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। आरबीआई सरकार की सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा। अच्छा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को अगर आरबीआई खरीदता है तो आरबीआई गवर्नमेंट को क्या देगा, पैसा देता है। तो भाई जब गवर्नमेंट को आरबीआई पैसा देगा, यानी कि सिस्टम में और पैसा आ गया, ये तो गलत हो गया ना। आरबीआई को बेसिकली सिस्टम से पैसा कम करना है, अगर महंगाई को कम करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, तो उसको सिस्टम से पैसा कम करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है मतलब सिस्टम में पैसा ज़्यादा है। तो अगर आरबीआई ने सपोज करो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को खरीदना शुरू किया, गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज़ लेना शुरू किया, तो गवर्नमेंट को पैसा देना शुरू कर दिया, तो मार्केट में तो और पैसा आ जाएगा और महंगाई आ जाएगी, तो उल्टा हो गया, इसको गलत कर दो। तो पहला गया, है ना, आपको पहला ऑप्शन एलिमिनेट करना, पहला गया, आंसर आ गया 2 and 3, दैट इज द राइट आंसर, है कि नहीं, बताओ। आंसर आ गया ना 2 and 3, ये आपका सही है। अब देखो दूसरे को देख लो, इफ द रूपी इज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग। अब देखो रूपी एप्रिशिएट और डिप्रिशिएट पे इस बार भी क्वेश्चन आएगा, बिकॉज रूपी जो है वो 95 तक गिर गया डॉलर के कंपैरिजन में, $1 के अंदर में 95 रुपी तक डेप्रिशिएट हो गया। तो इस बार हाइयर चांसेस है कि इस पे क्वेश्चन है, 2022 के पैटर्न पे क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के एग्जाम के 7 दिन पहले बता रहा हूँ, रिवाइज कर लेना यार, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको यही शॉर्ट दिखाऊंगा कि देखो ये पहले ही बताया था कि इस पे क्वेश्चन आने और आ गया क्वेश्चन, तो उसको गलत मत करके आना, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर रुपी जो है वो रैपिडली डिप्रिशिएट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आरबीआई जो है वो मार्केट से डॉलर को सेल आउट करेगा, है कि नहीं। अब आप मुझे बताओ रुपी डेप्रिशिएट कब होता है, रुपी डेप्रिशिएट जब होता है जब आपके पास में बहुत ज़्यादा रुपया हो और इसके बराबर बहुत कम डॉलर हो, मतलब रुपया ज़्यादा हो और डॉलर कम हो, यानी कि कम डॉलर ज़्यादा रुपया खरीद पा रहा है। सोचो यहाँ पे बहुत रुपया है, यहाँ पे डॉलर कम है,
इसका, और दोनों बराबर है, इसका मतलब ये $3 मिल करके इतने सारे रुपए को खरीद ले रहे हैं, यानी कि कम डॉलर ज़्यादा रुपया खरीद रहे हैं। रुपये डिप्रिशिएट हो रहा है तो डॉलर को बेचो और मार्केट से, समझो, है ना। तो इफ द रुपी इज डेप्रिशिएटिंग आरबीआई लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट, है ना, डॉलर्स को सेल करेगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। इफ द इंटरेस्ट इन द यूएस और यूरोपियन यूनियन वेयर टू फॉल दैट इज लाइकली टू इंक्लूड आरबीआई टू बाई डॉलर्स, एकदम सही बात है। तो ये दो क्वेश्चन है ना, देखो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो आपके सही हो जाएंगे। बाकी अगर आप लॉजिकली भी जाओगे, ट्रिक के हिसाब से जाओगे, आपने इसको एलिमिनेट किया तो ये दो ऑप्शन आपके वैसे भी बचेंगे जो कि यहाँ पे सही होते हुए नजर आएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे चलो, प्राइस स्टेबिलिटी पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। इन इंडिया, भारत में कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है प्राइस स्टेबिलिटी को मैनेज करने के लिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसका तो आंसर खैर बताने की आवश्यकता नहीं, आरबीआई है, पढ़ के जाना थोड़ा सा। आरबीआई, मैं फिर से बता रहा हूँ, आरबीआई हो गया, ठीक है, सेबी हो गया, ठीक है, और रुपी का जो डिप्रिशिएट हो रहा है, राइट, इन एरियाज को देख लेना, थोड़ा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लेना, इसका क्या पैटर्न है, क्या इससे बदलाव पड़ता है फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर में। ये चीज़ें न्यूज़ में थी पूरे साल, तो इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। चलो, ये आरबीआई के ऊपर में। अच्छा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, सीधी सी बात है भाई, हम अपने आरबीआई को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब जब किसी बैंक का कोई भी नहीं होगा तो उसका आरबीआई होगा। सबसे अंत में अगर पैसा कहीं नहीं मिल रहा तो आपको पैसा आरबीआई देगा, आरबीआई इज दी लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो देखो यही बात है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या, ये पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि आप ट्रेड और इंडस्ट्री बॉडी को पैसा दोगे जब उनको पैसा नहीं मिलेगा। भाई ट्रेड और इंडस्ट्री बॉडी को पैसा क्यों दे आरबीआई, आप खुद बताओ। अब आप खुद लॉजिकली बताओ, चलो एक कंपनी ए है ना, ये ट्रेडिंग कंपनी है, ये बहुत तगड़े तरीके से नुकसान में जा रही है, लॉस में जा रही है, कंपनी बंद होने वाली, इसको मार्केट में कोई पैसा नहीं दे रहा। आरबीआई क्यों पैसा दे करके अपना पैसा बर्बाद कर इस कंपनी को, भाई बंद हो जाए ये कंपनी। कौन सी सरकारी कंपनी है ये जिसको जीवित रखना इंपॉर्टेंट है, लोगों में ये वेलफेयर कर रही थी, प्राइवेट इंडिविजुअल की कंपनी है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि किसी को पैसा नहीं मिल रहा तो उसको आरबीआई पैसा दे देगा, ऐसे तो फ्रॉड हो जाएगा ना। लोग डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कि मुझे यहाँ पैसा नहीं मिला, वहाँ पैसा नहीं मिला, और वो जाकर के आरबीआई से पैसा ले लेंगे, फ्रॉड हो जाएगा इस तरीके से। तो ये तो इसका मतलब नहीं है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस, हाँ सही बात है, अगर बैंक्स के पास में क्राइसिस है, पैसा उनके इशू है, तो उनको हेल्प करना, ये होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कोई पैसा नहीं दिया, आरबीआई देगा। लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, भाई गवर्नमेंट का तो बजट हमेशा डेफिसिट में ही रहता है। अब आरबीआई का काम है कि आप गवर्नमेंट के डेफिसिट को मैनेज करते रहो, फिर तो गवर्नमेंट की एजेंसी है, फिर तो गवर्नमेंट इसका और नुकसान कर सकती है, राइट, इट कैन कॉज इवन मोर डैमेज। तो ये इसका पर्पस थोड़ी है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ये होता है लेंडिंग ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया भैया। सो दैट इज हाउ, आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दिस मस्ट बी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट। चलो यस आगे चलते हैं। मनी मल्टीप्लायर, यानी कि एक पैसा मार्केट में सिस्टम में किस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, किस तरीके से बढ़ करके आ रहा है। तो कह रहा है मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, इनमें से कौन कौन सा रीजन हो सकता है। मनी मल्टीप्लायर जो इकोनॉमी में है वो बढ़ता है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पैसा मार्केट में बहुत बढ़ेगा, इकोनॉमी बहुत बढ़ेगा, अगर इसमें से क्या बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा। कैश रिजर्व रेशियो, अच्छा आपने पैसे को रिजर्व कर दिया, जब पैसा आपने रिजर्व कर दिया, पैसा मार्केट में आपने डाला ही नहीं, उसको रिजर्व करके छुपा दिया, तो पैसा बढ़ेगा कैसे। सोचो, अगर 1 रुपया मार्केट में आया, ठीक है, एक दुकानदार से कुछ सामान दुकानदार ने कुछ खरीदा, वो दुकानदार 1 रुपये का कुछ और जाके खरीदेगा, उसने जिससे खरीदा अभी 1 रुपया उसके पास गया, वो इस 1 रुपये का कुछ और खरीदेगा। मतलब समझो 1 रुपया ये कितनी चीज़ों को खरीदने में मदद कर रहा है। तो ये 1 रुपया एक्चुअली में मल्टीप्लाई होते जा रहा है ना। जैसे 1 रुपया हमने सिस्टम में डाल दिया, आपने 1 रुपये का चॉकलेट खरीदा, हो सकता है कि दुकानदार उस 1 रुपये में जाकर के प्लास्टिक लेकर के आए चॉकलेट में पैक करने के लिए, हो सकता है जो प्लास्टिक वाला है उस 1 रुपये का कुछ और लेकर के आए प्लास्टिक बनाने के लिए। तो 1 रुपया मार्केट में कितने हाथ से गुजर रहा है, जितने हाथ से गुजर रहा है उतना उसका क्या परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, उतना वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप पैसे को मार्केट में लेकर के ही ना जाओ, उसको पहले रिजर्व कर दो बैंक में, तो लोगों के हाथ में पास ही नहीं होगा, क्योंकि तो बैंक में पड़ा रह गया। तो ये तो गलत है, ऐसे तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। वही वाली बात है सर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आपने उस तरीके से उसको रिजर्व कर दिया, लिक्विडिटी रेशियो में डाल दिया, तो भी नहीं होगा। इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल, लोगों की अगर बैंकिंग हैबिट बढ़ रही है तो वो होता हुआ नजर आएगा, राइट। और चौथा है सर, क्या है, पॉपुलेशन, आबादी से तो कोई लिंक नहीं है, सीधी सी बात है, अगर ज़्यादा लोग बैंक का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा लोग डिपॉजिट करेंगे, तो ज़्यादा लोग लेंड करेंगे, तो ज़्यादा उसको मल्टीप्लायर आपको दिखाई देता हुआ नजर आएगा। ये सीधी सी बात है। CRR SLR से मल्टीप्लायर कम हो जाता है, क्योंकि पैसा अब रिजर्व हो गया, ये पैसा मार्केट में आया ही नहीं, दिस मनी इज नॉट इन द मार्केट, राइट।
लेकिन अगर आप बैंक में पैसा बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, पैसे को डिपॉजिट कर रहे हो, तो उस पैसे को बैंक किसी को लेंड करेगा, जितना पैसा लेंड करेगा उतना पैसा मार्केट में आएगा, तो उतना वो मल्टीप्लायर बढ़ेगा। यानी कि बैंकिंग हैबिट लोगों की बढ़ाने की आवश्यकता है अगर आपको मनी मल्टीप्लायर को बढ़ाना है तो। अच्छा, कह रहा है गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, ये इनके बारे में कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडियन के गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं, राइट, तो ये किससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं? एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल बैंक, ऑब्वियस सी बात है। अब आप एक चीज़ को समझना, ठीक है, ये गवर्नमेंट बॉन्ड एक्चुअली में कैसे फंक्शन करता है। गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड जारी किया, राइट, और इस बॉन्ड को एक इंडिविजुअल ने खरीदा, एक तरीके से सिक्योरिटी। अब इसने इसको परचेज किया, तो ये गवर्नमेंट को क्या देगा? पैसा देगा। ये गवर्नमेंट को पैसा क्यों दे रहा है? क्योंकि सरकार का बॉन्ड है, सबसे सिक्योर है। इसको ये पता है कि कोई प्राइवेट कंपनी डूब सकती है, सरकार नहीं डूब सकती। मैंने सरकार को पैसा दिया है तो सरकार मेरे को उसमें इंटरेस्ट देगी, यानी कि मैंने सही बॉन्ड खरीदा। तो गवर्नमेंट के बॉन्ड लोग खरीदते हैं। तो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है, यानी गवर्नमेंट का एक तरीके से सिक्योरिटी खरीद के हम गवर्नमेंट को मार्केट में पैसा दे रहे हैं। ये किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है? सबसे पहले लिखा हुआ है एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फेडरल बैंक। ऑब्वियस सी बात है, यूएस का जो फेडरल बैंक है, यूएस का जो फेडरल बैंक है, यानी कि यूएस का जो आपको आरबीआई दिखाई दे रहा है, उसके एक्शन से फर्क पड़ेगा, एकदम फर्क पड़ेगा। सपोज करो अगर यूएस का जो बैंक है उसने बॉन्ड को बहुत हाई इंटरेस्ट पे देना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो लोगों को ज़्यादा पैसा दे रहा है। अब यूएस जो है वो अपना बॉन्ड बेच रहा है और लोगों को ज़्यादा पैसा दे रहा है, तो क्या होगा? इंडिया में जिन लोगों ने बॉन्ड में पैसा लगाया था वो यहाँ से पैसा हटा करके यूएस में लगाने लग जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि यूएस में मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है। मतलब देखो, इकोनॉमी में सीधी सी बात है यार, जो ज़्यादा पैसा देगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। इंडिया में बॉन्ड पे पैसा ज़्यादा नहीं है, यूएस का जो फेडरल बैंक है उसने ज़्यादा प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दी, यहाँ से लोग पैसा निकाल के यूएस में लगा देंगे। तो एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल बैंक एकदम होगा सर। तो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जो ये किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है? तो एक्शन ऑफ यूएस फेडरल बैंक एकदम इन्फ्लुएंस हो रहा है। एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एकदम होगा। इन्फ्लेशन से भी एकदम इम्पैक्ट पड़ेगा। इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट, अब मैं वही बोल रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, राइट, प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो बहुत ही वाइडर होते हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव के साथ में जो इन्फ्लुएंस वाली चीज़ें होती हैं वो भी सर बहुत ही वाइडर होती है। तो ऐसी चीज़ों को ना हमेशा ध्यान रखना, इनके ऊपर में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। दीज क्वेश्चन आर यूजुअली करेक्ट, है ना। ऑप्शन 1, 2 एंड 3 आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब आप मुझे बताइए, लोकल बोर्ड जो होते हैं वो इनको रेगुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक अथॉरिटी की बात आ गई या नहीं आ गई? जो मैंने पहले क्वेश्चन में देखा था आरबीआई वाला, फिर हमने बीच में एक और देखा था। ऐसी जो अथॉरिटी वाली क्वेश्चंस होती हैं वो यूजुअली यूपीएससी गलत डालता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ। दे कैन इशू, इस टाइप के स्टेटमेंट सही होते हैं। अगर यहीं पे ये कैन नॉट हो जाता तो गलत हो जाता, अगर यहीं पे ये मैंडेट हो जाता तो गलत हो जाता। ऐसी जगह पे बार बार गलतियाँ होती हैं। ये बैंकिंग एक्ट के अंदर मिलाए गए थे, इसके चांसेस भी सही है। अब अगर आप इस पर कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये तो फैक्ट है, फैक्ट गलत हो सकता है, तो दो एलिमिनेशन वाली चीज़ें दिख रही हैं। तो सबसे पहले अथॉरिटी वाली चीज़ों को एलिमिनेट करो। आप 1 को एलिमिनेट करोगे वैसे भी आपको आपका आंसर दिख जाएगा, इसके बाद आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। तो सबसे पहले अथॉरिटी वाले ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं काम कर रहा तो इन लॉजिक के द्वारा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इफ द कॉन्सेप्ट इज नॉट वर्किंग, अगर कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है तो उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट वर्क नहीं कर रहा तो इन लॉजिक के साथ जाओ, ठीक है। चलो भैया, अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत ही सिंपल है सर। डीसीबी और एग्रीकल्चरल क्रेडिट को लेकर के क्वेश्चन बनाया गया है। लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि हम शॉर्ट टर्म का क्रेडिट डिलीवरी दे रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है दे डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल कमर्शियल एंड रीजनल रूरल बैंक्स। मतलब आप ये बताओ, हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे रहे हैं किसको? खेती वाली सेक्टर में, एग्रीकल्चर में हम शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट दे रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में क्रेडिट देने से बैंक्स भागती है, क्योंकि किसानों को लोन देना मतलब ज़्यादातर चांस है कि कहीं लोन ना मिले, एनपीए बन जाए। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट का जो बैंक है वो ज़्यादा क्रेडिट देगा, देहाती ग्रामीण बैंक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट का बैंक क्रेडिट देगा क्या? तो भाई फिर ग्रामीण बैंक को बनाया क्यों गया, ये मुझे बताओ। पहली बात तो यही है, ग्रामीण बैंक बनाया ताकि वो ग्रामीण इश्यूज़ को, फार्मर्स को, एग्रीकल्चरल चीज़ों पे लोन प्रोवाइड करे, फाइनेंशियल हेल्प दे, मॉनेटरी सपोर्ट दे, इसलिए तो इसको बनाया गया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही यही था। इस हिसाब से देखोगे तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया है कि नहीं, बताओ। तो लॉजिकली सोचना है एग्जाम में, ज़्यादा इमोशंस पे अटैच नहीं होना है, ठीक है। तो उस हिसाब से जाओगे तो इसका ये ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। दूसरा, जब भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपैरिजन क्वेश्चन, यानी कि मोर देन, लेस देन, ऐसे क्वेश्चंस भी गलत होते हैं, इसको भी याद रखना। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर रॉन्ग, ठीक है।
तो ये मैंने आपको लॉजिक के साथ भी बता दिया, ठीक है, और ये मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक और टेक्निक के साथ भी बता दिया कि इन दो तरीके से कैसे क्वेश्चंस गलत होते हैं। अब अगले पे चलो। वन ऑफ दी, अब इस चीज को याद रखो, यहीं पे ये क्वेश्चन सही हो गया। मतलब अगर मैं कहूं वन ऑफ द एजेंडा, वन ऑफ द रीजंस, मतलब बहुत सारे रीजंस में से कोई एक, तो यहाँ पे इसके सही होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 10 रीजन थे, 10 में से आपने किसी एक की बात की। लेकिन मैं कहूं दिस मस्ट बी, दैट मस्ट बी, वहां पे आपने चीजों को रिजिड कर दिया, वो ऑप्शंस गलत होते हैं। लेकिन वन ऑफ दी, फ्यू ऑफ दी, सम ऑफ दी, समझो सम ऑफ दी आ गया, राइट, अगर फ्यू ऑफ दी आ गया, तो मैं वही बार बार बात बोल रहा हूँ कि ऐसे वर्ड्स को पकड़ना है, बिकॉज ऐसे वर्ड्स पे एग्जामिनर लिटरेचर के साथ में गेम ट्रैप बनाता है और बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। तो लिटरेचर ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू जब लगाओ तो लिटरेचर को स्पेशली एम्फेसिस करो कि नेचर क्या है, क्वेश्चन किस हिसाब से जा रहा है, उस हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को सही करके आओगे। और एक चीज़ और, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय जितने भी की टर्म्स है सबको हाईलाइट करो, राइट, ताकि सिली मिस्टेक ना हो, कौन सा नॉट है कौन सा नॉट नहीं है, ऐसी जगहों पे सिली मिस्टेक्स भी बहुत होते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, बाकी यहाँ पे सॉल्यूशन है, रीड कर सकते हो। चलो, ये कह रहा है मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई का मतलब है जो पैसा आम लोगों के पास है, पीपल, आम लोगों के पास, और जो पैसा बैंक के पास है, इसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई, है ना। बैंक के पास का पैसा, लोगों के पास का पैसा, ये अपना मनी सप्लाई का पार्ट है। अभी कह रहा है कि कुछ पैसा है, आपने डिमांड डिपॉजिट से हटा दिया, तो मनी सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब मेरे पास में 10 रुपये मैंने अपने बैंक में डाला था, ठीक है, अब बैंक में से मैंने 10 रुपये निकाल के अपने पास रख लिया, तो भैया जो मेरा पैसा है नंबर ए, या फिर जो बैंक का पैसा है नंबर बी, इन्हीं दोनों को तो मिलाकर के हम बोलते हैं मनी सप्लाई। मतलब इंडिविजुअल का पैसा, लोगों का पैसा, और बैंक का पास जो पैसा, इन्हीं को तो मनी सप्लाई कहते हैं। अब वो पैसा मेरे पास रहे या वो पैसा बैंक के पास रहे, वो तो मनी सप्लाई का ही पार्ट है। अब मैं अगर इस 10 रुपये को बैंक से निकाल के अपने पास ले लूँ तो भी मनी सप्लाई में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि भाई मेरा पैसा बैंक का पैसा दोनों मिला के मनी सप्लाई सेम ही होगा। मैं इस पैसे को बैंक में डाल दूँ तो भी मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो टू लीव इट अनचेंज्ड मतलब क्या है, ये मैं हूँ, ये मेरा पैसा है, ठीक है, ये मेरा बैंक है। अब इस पैसे को मैं बैंक में डाल दूं या इस पैसे को मैं बैंक से निकाल लूँ, मेरे पास जो भी पैसा होगा और जो बैंक के पास पैसा होगा, यही होगा मेरा मनी सप्लाई। मेरे पास 0 है, बैंक के पास 4 रुपये है, मेरा मनी सप्लाई 4 रुपये है। मैंने बैंक से 4 रुपये निकाल लिया, बैंक के पास 0 है, मेरे पास 4 रुपये, मेरा मनी सप्लाई फिर भी 4 रुपये है। समझो इस चीज़ को। तो मनी सप्लाई मतलब मनी विद पीपल एंड मनी विद बैंक, दिस इज कॉल्ड एज द मनी सप्लाई। तो यहाँ पे क्या होगा, टू लीव इट अनचेंज, तो ऑप्शन नंबर डी हियर इज द राइट आंसर। सो दैट इज वेरी करेक्ट हियर, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इसी को M1 M2 M3 M4 भी कहते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी ने इसको रिवाइज किया होगा। अगर रिवाइज नहीं किया तो प्लीज़ इसको भी रिवाइज कर लेना, क्योंकि अभी भी एक आध हफ्ते का टाइम है, तो अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो वो लग जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है सर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले समझो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है। मैं एक्सपेंशनरी बोल रहा हूँ, एक्सपेंशनरी का मतलब पता है क्या है। एक्सपेंशनरी का मतलब है कि हम पैसे के फ्लो को बढ़ा रहे हैं, इट्स कॉल्ड द एक्सपेंशनरी। मतलब हम मार्केट में पैसा और डाल रहे हैं, है ना। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब है हम मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी यही होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कट एंड ऑप्टिमाइज SLR, है ना, यानी कि हमने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR को कट कर दिया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को इंक्रीज कर दिया, बैंक रेट को कट कर दिया। तो आप खुद मुझे बताओ इनमें से कौन सा एक्शन है जिससे आप मार्केट में पैसा ज़्यादा डाल रहे हो। इसका आंसर मुझे चाहिए आप सभी से। क्वेश्चन नंबर 18, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके ऊपर में कोई टेक्निक कोई तुक्का नहीं, बट इस कॉन्सेप्ट में SLR हो गया, MSFL हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट हो गया, बैंक रेट, रेपो रेट, ये बेसिक कीवर्ड है। दीज आर द बेसिक कीवर्ड्स ऑफ इकोनॉमी। तो ये तो देखो, ये तो गलत नहीं होने चाहिए, मतलब इसको तो कैसे भी सही करो, इसका मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा, आई जस्ट वांट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो भैया, ये भी वैसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक। इनमें से कौन सा है जो कमर्शियल बैंक के एसेट का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ द कमर्शियल बैंक, ठीक है। अब एक चीज को समझो, एक होता है एसेट और एक होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब जो बैंक को देना है, समथिंग दैट बैंक हैज टू गिव, जो बैंक लोगों का पैसा रखता है उसको लाइबिलिटी कहते हैं। और एसेट का मतलब है
ऐसी चीज़ जो बैंक को पैसा ला करके दे उसको अपन एक तरीके से एसेट कहेंगे। जैसे बैंक ने किसी को लोन दे दिया, अब इस लोन पे जो बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है कहीं ना कहीं बैंक के लिए एसेट है भाई, ये हमेशा हर महीने उसको मिल रहा है, उसका फायदा है। लोन का पैसा तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ मिल रहा है, तो इंटरेस्ट उसके लिए एसेट हो गया ना। समझ में आ रहा है एसेट क्या हुआ? तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा एसेट नहीं है। अब लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है, कल वो पैसा लेकर के चलेंगे, इस पर तो आपको कोई कमाई नहीं हो रहा, एक तरीके से आपकी लाइबिलिटी, एसेट तो है नहीं, तो ये तो होगा ही सर, है ना। इन्वेस्टमेंट एसेट है, आपको रिटर्न देगा। आपने 4 लाख रुपए का जमीन खरीदा, कल वो 40 लाख की जमीन हो गई, आपके लिए तो एसेट है ना, आपका पैसा बढ़ गया, 36 लाख बढ़ गया, राइट। इस पे आपने कुछ उपजाना शुरू कर दिया, उसका पैसा आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तो है ही सर एसेट, ठीक है। अच्छा, या एडवांस, आपने कुछ पैसे एडवांस में ले लिया, अब इस पैसे को आप इन्वेस्ट करोगे, उस पर आप रिटर्न कमाओगे, ये भी आपके लिए एसेट है। लेकिन मनी एट कॉल, शॉर्ट नोटिस, आपने शॉर्ट नोटिस में पैसा लिया, कॉल मनी यानी बहुत कम नोटिस में ओवरनाइट पैसा लिया, आपको ये पैसा चुकाना पड़ेगा। तो जो बैंक में डिपॉजिट होते हैं, जो बैंक पैसा लेता है ओवरनाइट के लिए, इन सभी बैंक के ऊपर में लाइबिलिटी होती है, बैंक को इसको पे करना होता है। तो ये है सर एसेट, एडवांस, इन्वेस्टमेंट, है ना। और एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको कॉल मनी भी यहाँ पे दिखाई देगा। बाकी सॉरी, हाँ, तो इसका एक ही ऑप्शन है, तो सॉरी इसका डिपॉजिट ही होगा, राइट राइट राइट। कॉल मनी का भी कॉन्सेप्ट देखो सेम ही है, आई एम वेरी सॉरी, मैं कुछ और ही सोच रहा था। कॉल मनी का भी देखो कॉन्सेप्ट सेम ही है। कॉल मनी का मतलब ये होता है कि आपने उस पैसे को लिया था, आप इस पैसे को एक्जैक्टली वैसे इन्वेस्ट करोगे जैसे आपने यहाँ पे एडवांस वाले पैसे को इन्वेस्ट किया था, तो ये भी आपके लिए एसेट है ना। आपने जो डिपॉजिट लिया है लोगों का, राइट, ये आपके लिए कहीं ना कहीं दिस इज दी लाइबिलिटी, बाकी आपके एसेट्स हैं, राइट। इन चीज़ों को यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। एनीवेज 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 एनीवेज, ठीक है। हाँ, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मनी मल्टीप्लायर सेम क्वेश्चन है सर, ये बताने की आवश्यकता है नहीं, 2019 में 2022 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन, सेम कॉन्सेप्ट था, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि जो गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि इनको कौन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो कौन अपॉइंट करेगा अपने हिसाब से। आप देखो गवर्नर अपॉइंट होते नहीं होते, अभी एक IAS ऑफिसर थे वो गवर्नर है ना, तो मतलब ये तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है, इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट करे, IAS को अपॉइंट करे, वो करते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये नहीं बोलना कि सर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो अथॉरिटी है, तो लॉजिक के हिसाब से गलत हो जाएगा। ऐसी जगहों पे ट्रिक यूज मत करो जहाँ पे कॉमन सेंस यूज होता है। पहला कॉमन सेंस, मैं आपको एक क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ। सबसे पहला है आपका नॉलेज, पहले नॉलेज से सॉल्व करो, इससे सॉल्व नहीं हुआ फिर कॉमन सेंस या फिर लॉजिक, फिर आप आ जाओ ट्रिक्स पे। ट्रिक्स आर नंबर 3, है ना। लेकिन ट्रिक्स आर इफेक्टिव इसलिए क्योंकि जहाँ पे नॉलेज और कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा वहाँ पे ट्रिक्स काम कर जाते हैं बहुत बार, तो इसलिए इसको भी सीखना है। लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में इसको तीसरा रखना है, पहले नॉलेज है फिर कॉमन सेंस है। कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी और फिर आगे लास्ट में ट्रिक्स पे जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है सर कि सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू द RBI इन पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि आप RBI से संबंधित पब्लिक इंटरेस्ट में इश्यूज डाल सकते हो। पहली बात तो इस चीज़ को समझो भाई, आपका जो RBI है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में नहीं मेंशन्ड है, क्योंकि RBI जो है ये RBI एक्ट से पावर लेता है। RBI इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। RBI एक्ट शायद 1935 के अंदर में RBI एक्ट बनाया गया था। RBI को पावर RBI एक्ट से मिलता है, RBI को पावर कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिलता है। तो पहली बात, RBI इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। RBI क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं सर, RBI कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आप सभी ने बेसिक पढ़ा होगा, RBI को RBI एक्ट से पावर मिलता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सेबी हो गया, RBI हो गया, इसको रिवाइज करो भैया। इस पे देखो कितने बार PYQ आए हुए हैं, तो इससे दिख रहा है ना कि इस टॉपिक का रेलेवेंस कितना है, आने वाले टाइम पे इस पे कितने क्वेश्चंस और बन सकते हैं। सो प्लीज गेट दिस क्वेश्चंस करेक्ट। इस पे जो भी पूछा जाए उसको गलत मत करो, ठीक है। गवर्नर ऑफ द RBI ड्रॉ पावर फ्रॉम द RBI एक्ट, एकदम सही बात है। यहाँ पे लिख दे कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिल रहा है, गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, 1 और 3 आपका सही है, लॉजिक एंड कॉमन सेंस, ठीक है। चले आगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो सर, ये बोल रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है। मतलब ये है कि बैंक ने मतलब लोन लिया गया है बैंक के द्वारा, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि भाई ये कितना पर्पसफुल है, कितना कैपेबल है उस लोन को चुकाने के लिए, उस इंटरेस्ट को चुकाने के लिए। ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब उस इंटरेस्ट को ये कितना कवर कर सकता है। तो क्या लिखा हुआ है, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ ए फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। अगर बैंक किसी फर्म को, किसी कंपनी को लोन दे रही है, तो वो जो कंपनी है वो एक्चुअली में उस लोन के साथ वो इंटरेस्ट कितना, उसके चांसेस है कि वो इंटरेस्ट को चुका देगी, इंटरेस्ट का कवरेज है उसके साथ में, इसी को अपन बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ द कंपनी, पहली बात. नेक्स्ट, इट हेल्प इन इवेल्युएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ अ कंपनी दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू. तो ये भी तो सही लग रहा है ना. अब नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है सर, हायर द बोरिंग फर्म लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज द वर्स्ट इज द एबिलिटी टू सर्व डेट. यहाँ पे सर दिक्कत है, यही वाले ऑप्शंस पे तीसरे नंबर पे आपको बस प्रॉब्लम किया गया, पहला दूसरा सही है सर. जितना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका ज़्यादा है तो लिख रहा है द वर्स्ट इज द एबिलिटी टू सर्व इट्स डेट, ये गलत है सर. द हायर एबिलिटी, मतलब आप खुद सोचो, अगर सामने वाले का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि वो पैसा आपको जल्दी दे देगा, आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा देगा. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है मतलब पैसा नहीं देगा, उसके चांसेस कम है. अब लिख रहा है कि हायर है बोरोइंग का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका मतलब उसके चांसेस पैसे देने के कम है, गलत है सर, हायर चांसेस है. सो आपका तीसरा ऑप्शन बस गलत है. मैं फिर से बता दूं कि ऐसी जगह पे जहाँ पर कंपैरिजन होता है, हायर, वर्स्ट, इस तरीके के ऑप्शंस में ऑलवेज मिस्टेक्स होते हैं. ठीक है, ये हमने पहले भी कवर किया था. इस तरीके के ऑप्शंस में थोड़ा ध्यान में रखना कि अगर कंपैरिजन आ गया कि ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बुरा होगा, तो वैसी जगह पे एग्जामिनर बहुत बार गलती भी ऑप्शन में देता है. तो इस तरीके के ऑप्शंस को हमेशा मतलब फूक फूक के चलना है, ऐसी जगह पे गलतियां नहीं करना और इन कॉन्सेप्ट्स को रीड करना है. फिर से बता दूं, ये सब हमने वाजीराम के वेबसाइट से लिया हुआ है, आफ्टर हैविंग कवरेज ऑफ द कंटेंट एंड इट इज जनरेटेड बाय चंदन सर, है ना. चलिए सर आगे, शैल वी गो हेड. और भी कुछ क्वेश्चंस है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने थे, तो मुझे लगता है शायद ये लास्ट क्वेश्चन है. दिस इज द लास्ट पेज ऑफ द पीपीटी. चलो भैया आ जाओ. ये क्या बोल रहा है, देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है बॉन्ड होल्डर्स आर जनरली, अब देखो पहले ही मैंने कह दिया था जनरली, है ना, यूजुअली, मैं यहाँ पे की टर्म लिखते चलता हूँ, जनरली, यूजुअली, समटाइम्स, राइट, सम ऑफ देम, वन ऑफ दी, ऐसे यूजुअली करेक्ट होते हैं. अगर ऐसे की टर्म्स दिख रहे हैं तो उनके सही होने के चांसेस ज़्यादा है. या फिर कैन बी, राइट, मे बी, अगर ये भी दिख रहा है लिटरेचर तो इसके भी सही होने के चांसेस ज़्यादा. एक जनरल टेंडेंसी एग्जाम में ये बार बार ऐसा होता ही है. तो पहला स्टेटमेंट तो सही है सर, बैंक होल्डर्स आर जनरली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स. अब खुद देखो, जिन लोगों ने स्टॉक में पैसा लगाया हुआ है, भाई आजकल स्टॉक मार्केट कैसे क्रैश कर रहा है, तो सबको पता है कि स्टॉक मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट देगा. कोई कह रहा था कि इस स्टॉक में लगाओगे तो 20% का रिटर्न है, इसमें 15% का है, इसमें 25% का है. बैंक में पैसा डालोगे, बॉन्ड में पैसा लगाओगे तो 8%, 10%, 12% मिलेगा. तो ऑब्वियसली बात है भाई, यहाँ पे आपको रिटर्न कम मिल रहा है तो रिस्क कम है, यहाँ रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा है. सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं. तो लॉजिकली भी सही है, ट्रिक के हिसाब से भी सही है ऑप्शन, है कि नहीं. आगे देखो, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर ऑनर्स. मतलब जो बॉन्ड होल्डर्स है वो लेंडर्स है. ऑब्वियसली बात है ना, पैसा लेंड कर रहे हो आप, राइट, तो वो लेंडर्स है. लेकिन अगर आपने स्टॉक खरीदा है तो आप ऑनर हो. एकदम सही बात है सर, इसको भी समझना है अपने को. एग्जैक्टली, दिस इज करेक्ट. ठीक है, बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स इन रीपेमेंट. ये हमेशा होता है सर, बॉन्ड होल्डर्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज दिया जाता है स्टॉक होल्डर से, क्योंकि स्टॉक होल्डर्स के पास रिस्क ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा कमा रहे. बॉन्ड होल्डर्स को बेसिकली लेंडर्स माना गया, तो इनको हमेशा प्रायोरिटाइज ज़्यादा किया गया. तो आप जनरली भी देखोगे तो बोथ स्टेटमेंट 2, 3 आर करेक्ट एंड बोथ एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करते हैं. जिनको बॉन्ड होल्डर्स के बारे में पता है कि बॉन्ड मार्केट कैसे फंक्शन करता है, कैसे बॉन्ड बिकते हैं, बॉन्ड खरीदे जाते हैं, मनी का आउटफ्लो कैसे होता है, उनका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा. सो दैट इज हाउ यू विल गेट दिस क्वेश्चन करेक्ट. दिस इज ऑप्शन नंबर ए एंड हियर इज द सॉल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. तो आज की पर्टिकुलर क्लास में मैंने आप सभी के सामने कॉन्सेप्ट से ज़्यादा प्रायोरिटाइज मैंने आपके किस चीज़ को दिया हुआ सर, लॉजिक, कॉमन सेंस और टेक्निक. टेक्निक बोले तो जो ट्रिक एंड टेक्निक होता है, इनको अपन ने ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया हुआ है. फिर कॉन्सेप्ट है, बिकॉज कॉन्सेप्ट हो सकता है कि थोड़ा सा बच्चों का कमजोर भी हो. अब देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबने बहुत पढ़ा होगा, पढ़ना चाहिए यार. अगर कॉन्सेप्चुअल का अंडरस्टैंडिंग कम है तो एग्जाम निकालने के चांसेस कम होते हैं. लेकिन अभी इस टाइम पे वाईटी पे बच्चा वीडियो कौन देख रहा है जिसका कॉन्सेप्ट कमजोर है. जिसका अच्छा कॉन्सेप्ट है वो तो या तो रिवाइज कर रहा होगा, अपने नोट्स पलट रहा होगा. तो भाई वीडियो उसी के लिए बनाई गई है, ताकि एटलीस्ट ट्रिक के माध्यम से, कॉमन सेंस और लॉजिक के माध्यम से तो क्वेश्चन सही करके आओ, अगर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कम भी तो है. और बाकी अब देखो, एग्जाम सामने है तो इतने कम टाइम के लिए फियर आउट नहीं होना. जस्ट गिव योर बेस्ट एंड आई डेफिनेटली लो आप लोग बहुत अच्छा करके आओगे. सो ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, राइट. मे गॉड ब्लेस टू ईच एंड एवरी वन. बाकी अगर आपके कुछ मैसेजेस हैं, कुछ आपके बेस्ट इंटरेस्ट में कुछ भी ऐसा है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. और टेंशन मत करो यार, अच्छा ही होगा जो होगा. बस आपको एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फाई होना है कि मैं इससे बेटर नहीं कर सकता था. आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड. अगर ये वाली फीलिंग आ गई, एग्जाम नहीं निकला, कोई बात नहीं.
आपको ये वाली फीलिंग नहीं आई तो फिर वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। वो वाली फीलिंग आपको 2026 के अटेम्प्ट में ना आए, 27 में, 28 में, 30 में, आपको सेटिस्फाइड फील होना चाहिए कि मेरा ये बेस्ट था, दैट इज़ ऑल, बात खत्म। बाकी मिलते हैं आने वाली क्लासेस में, प्रीलिम्स के बाद कुछ भी हो बताना। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड थैंक यू चंदन सर फॉर हैविंग दिस वीडियो।